अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम एक ऐसे मुल्क के हवाले से बात करेंगे और उस मुल्क की तारीख को भी देखते हैं और फिर पाकिस्तान के साथ कुछ डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि अगर वो मुल्क 25 से 30 सालों में इतना जबरदस्त कंट्री बन गया, इतना डेवलप हो गया, तो उन्होंने क्या ऐसे काम किए जो हमें भी करने चाहिए थे और जो हम ना कर सके। वो सारी एक केस स्टडी आप लोगों के सामने रखूंगा। इस सब डिटेल की तरफ जाने से पहले आप लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने पूरा देखना है और साथ ही साथ अपने कमेंट का भी इजहार करना है। मैं जिस मुल्क की आज आप लोगों के सामने बात करने लगा हूं, ये मुल्क है सिंगापुर। सिंगापुर की अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसमें मुख्तलिफ तरह की हिस्ट्रीज इसकी अगर आप 1800 से देखें तो मलेज के कुछ जो कश्तीरान थे उन लोगों ने इसको इन्वेंट किया, इसको दरियाफ्त किया और उसके बाद इसमें इंडोनेशियन महाराजा था, उसकी भी हुकूमत रही, पुर्तगालियों की भी हुकूमत रही, डच की भी हुकूमत रही और साथ ही साथ यानी ब्रिटिश जो है एक थॉमस रैफल थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के थॉमस रैफल ने इसको खरीद लिया था। इसको खरीदा ब्रिटिशर्स ने, तो फिर क्या हुआ कि सिंगापुर के अंदर उन्होंने इसको फ्री पोर्ट बना दिया ताकि जो भी यहाँ से जहाज गुजरते थे उन जहाज़ों की जो बिजनेस होता था वो फ्री पोर्ट था, कोई यहाँ पे उनको कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे। तो ये इस तरह से इससे मुल्क ने आगे बढ़ना शुरू किया। बाद में इस मुल्क में जापानीज ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और जापानीज ने तो इसको तबाह कर दिया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, इसके लोगों को खत्म कर दिया। लोगों के अंदर किसी किस्म की कोई उमंग नहीं थी, कोई ड्रीम्स नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। बिल्कुल उनको जिस तरह क्रश करना जापानीज ने वो उन्होंने किया। फिर 1945 में दोबारा ब्रिटिशर्स ने जो है वो जापानीज से इसको अपने कंट्रोल में ले लिया और उसके बाद थोड़ा सा ब्रिटिश ने इसके ऊपर थोड़ा वर्क किया, लोगों के लिए थोड़ा सी आसानी बनाई। तो जापानीज के मुकाबले में जो सिंगापुरियन थे वो ब्रिटिशर्स को ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जब यहाँ पे जो किया, बंगाल के अंदर वो ओपियम बंगाल में काश्त करते थे और उसको प्रोसेस करते थे आके कहाँ पे, यहाँ पे सिंगापुर के अंदर। तो सिंगापुर की जो पोजीशन थी जापानीज के अंडर कंट्रोल जब थे तो जापानीज फोर्सेस के लिए इनकी खवातीन को इस्तेमाल किया जाता था, मतलब प्लेयर पॉइंट्स के लिए इन लोगों को यूज किया जाता था। उनकी कोई, आप यूं समझ लें कि कोई इकदार नहीं बचे थे, सब कुछ उनका खत्म हो चुका था। और बाद में जब ओपियम यहाँ पे प्रोसेस होने लगी तो उसका नतीजा ये हुआ कि वो लोग ड्रग एडिक्टेड हो गए और बेशुमार वहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो, ये बहुत छोटा सा मुल्क है, 550 किलोमीटर का ये मुल्क था। बाद में 700, आज अगर आप देखें तो आज इसकी जो पूरी लोकेशन है वो 750 किलोमीटर है। इतना छोटा सा मुल्क है, लेकिन ये छोटा सा जो मुल्क है ये बहुत मिरेकल कर रहा है। ये अगर आप देखें कराची के इक्वल हमारी इसकी टोटल, हमारा जो कराची है उतना ही ये मुल्क होगा या उससे भी छोटा होगा। लेकिन ये जो मुल्क है इसकी अगर हम बात करें तो उस ब्रिटिशर्स ने आहिस्ता आहिस्ता इसके लोगों को थोड़ा एम्पावर किया और बाद में लोकल ब्रिटिशर्स ने ये किया कि लोकल को एम्पावर करके उन्हीं को हुकूमत के लिए तैयार किया। और 1956 में और 58 में यहाँ पे इनिशियल 2 इलेक्शन हुए, फिर इनका एक आइन बना और 1961 में जो इनका पहला जो है वो एक बड़ा इलेक्शन हुआ, जिसके बाद वहाँ के एक लीडर ली कुआन यून, उनके एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने इस इलेक्शन को जीता और उसके बाद उन्होंने इस मुल्क को डेवलप करने के बारे में सोचा। अब जब ली कुआन यू ये इलेक्शन विन किया तो उनके पास ये था कि वहां पे ऑलरेडी ब्रिटिशर्स तो मौजूद थे। ब्रिटिशर्स ने उनको ये कह दिया कि हम आपके मुल्क से जा रहे हैं, अब इसको हम फिनिश कर रहे हैं, यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी फोर्सेस को निकाल रहे हैं। तो ली कुआन यू ने कहा कि आप अभी इस मुल्क से ना जाएं, बल्कि आप थोड़ा अच्छा यहाँ पे रुकें ताकि हम अपने मुल्क को थोड़ा डेवलप करें। बाद में फिर ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम 1971 तक हम अपनी फोर्सेस को यहाँ से निकालेंगे। अब 4 साल का टाइम पीरियड था ली कुआन यू के पास कि इन 4 सालों में उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को उठाना है। इनिशियली ये जो लीडर थे ली कुआन यू, इनका ये कहना था या मानना था कि ये मुल्क इंडिपेंडेंटली नहीं चल सकता, क्योंकि इस मुल्क की कोई काश्त नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं था। ये वो मुल्क है जो पानी भी इंपोर्ट करता है, हर दुनिया की चीज इंपोर्ट करता है, वो खुद कोई चीज काश्त नहीं करते। और दूसरा पॉपुलेटेड इतना है, डेंस पॉपुलेशन इतनी है उसकी कि
بے شمار لوگ، چھوٹی سی جگہ اور زیادہ لوگ رہتے ہیں، دنیا کے سب سے ہیویسٹ ڈینسڈ پاپولیٹڈ ملکوں میں ہے. یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اس کو بنایا جا رہا ہے، 1965 کی، 63 64 کی بات کر رہا ہوں. تو انہوں نے انیشلی اس کو کیا کیا، اس کو جا کے کنیکٹ کر دیا ملیشیا کے ساتھ. ملیشیا اور یہ ملک آپس میں اکٹھے ہو گئے، اور بعد میں ملیشین نے کہا کہ نہیں جناب ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، کیونکہ ملیشیا میں جب الیکشن ہوا تو سنگاپور کی لی کوان یو کی جو پارٹی تھی اس نے الیکشن لڑنے کی بات کی. تو وہاں پہ جو ملیشین لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، 17% اس کی ٹوٹل آبادی بنتی ہے پورے ملیشیا کی، تو یہ جناب ہم اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. اور ساتھ میں ملیشیا کے اندر ایتھنیکلی جو وہاں پہ زیادہ تر جن لوگوں کو امپورٹنس دی جا رہی تھی سنگاپور کے اندر بھی وہ ملے جو ایتھنک لوگ تھے، کیونکہ اس سنگاپور کے اندر 3-4 ایتھنکس بیک گراؤنڈ کے لوگ رہتے تھے. ایک ملے تھے، ایک اپنا چائنیز ایتھنکس کے لوگ تھے، اور انڈین جو تامل اور یہ پنجابی ایتھنکس انڈین لوگ وہاں پہ سنگاپور میں رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ بھی رہتے ہیں سنگاپور کے اندر، جس میں مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، تامل بھی ہیں، اپنا کرسچنز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ جیوش بھی چھوٹی سی ان کی بھی آبادی ہے، لیکن ساتھ میں ایتھیسٹ بھی ہیں جو کسی مذہب پہ نہیں مانتے، یہ لوگ بھی ہیں. اب اس طرح کا ملک جو شروع میں ملیشیا کے ساتھ تھا، لیکن ملیشین نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اور کچھ کیونکہ ملیشین کی جو انٹرسٹ تھی وہ ملے ایتھنک لوگوں پہ زیادہ تھی، تو لوکل سنگاپورین نے بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پھر یہ ملک سنگاپور جب ملیشیا سے الگ ہو گیا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اب وہاں سے ایک ٹرننگ ڈیولپمنٹ سٹوری شروع ہوتی ہے. یہ جو آدمی ہے لی کوان یو، اس نے کیا کیا کہ اس ملک کو اب ڈیولپ کرنے کے بارے میں سوچا، اور پھر کیونکہ ان کے پاس اپنی فورسز نہیں تھی تو انہوں نے ایک اپنی نیشنل آرمی کریٹ کی، اور جو ان کے 18 سال سے 16 سال کی عمر کے لوگ تھے، بچے تھے، ان سب کو کہا کہ آپ نے ایک دفعہ ضرور آرمی میں شامل ہونا ہے. تو اس طرح سے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی سیکیورٹی کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ جب پھر اس نے اپنے جو بیسک چیزیں تھیں ان کے اوپر ورک کیا. پہلے جو امپورٹنٹ چیز تھی ایجوکیشن. لی کوان یو کا ماننا تھا کہ میرے پاس زمین نہیں ہے، میرے پاس میں کوئی اور چیز پروڈکٹ نہیں کر سکتا، کوئی چیز سیل آؤٹ نہیں کر سکتا، میرے پاس صرف ایک تو پورٹ ہے، ہماری جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے، اور دوسرا میرے پاس یہ لوگ ہیں، اور میں اپنا فوکس کروں گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پاورفل ہو جائیں. اب لوگوں کے اوپر اس نے انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی. سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ان کو ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے کس طرح سے آگے بڑھانا ہے. جو گورنمنٹس نے پورا پلان کیا، لی کوان یو نے پلان کیا کہ اس ملک کو کس طرح سے آگے بڑھانا ہے، تو سب سے امپورٹنٹ چیز ان کے سامنے جو آئی وہ یہ تھی کہ ہمیں لوکل جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر کرتے ہیں، اور پھر انٹرنیشنل جو ہمارا انویسٹر ہے اس کے لیے آسانی بناتے ہیں. تو لوکل بزنس کے لیے انہوں نے پھر بڑے آپ سنگاپور میں جائیں تو ہیوی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، بڑی بلڈنگیں بننی شروع ہو گئی. وہ سنگاپور جو 1965 میں یا 58 میں 55 میں جن سنگاپورین کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، پھر اس نے یہ پلان کیا، جو اس نے اپنا مشن سٹیٹمنٹ بنائی وہ یہ تھی کہ ہم نے اس ملک کے اندر یہ کرنا ہے کہ تمام جو ہماری پاپولیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے ہم اپنا گھر بنائیں گے. اس کے لیے انہوں نے انفراسٹرکچر بنانا شروع کر دیا. اور آج اگر ہم سنگاپور کی بات کریں تو سنگاپور کے اندر تقریباً 85% لوگوں کے پاس اپنا گھر ہے، اور وہ گھر جس نے بنا کے دیا وہ حکومت نے بنا کے دیا ہے. اور حکومت کی وجہ سے یعنی حکومت ان کی اتنی پاورفل ہے، میں آپ یوں دیکھ لیں تو دنیا کے 10 ملکوں کے اندر اگر آپ سنگاپور کو گریڈ کریں تو کرپشن میں یہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہے، کلینینس پہ یہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے، ہائی فیوچرسٹک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تیسرے چوتھے نمبر پہ آتا ہے. یعنی دنیا کے کوئی بھی نمبرنگ اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ 10 ملکوں میں جی ڈی پی کے ریشو پہ دیکھیں تو دنیا کے 3-4 ملکوں میں آتا ہے. یعنی ہر چیز کے اندر یہ پہلے سے 10 ملکوں میں سنگاپور آتا ہے. اور ٹوٹل کتنا سا ہے؟ 750 کلومیٹر کا یہ ٹوٹل علاقہ ہے. اب جو لی کوان یو نے کیا کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں اپنے ملک کے اندر ایجوکیشن کو مضبوط کرنا ہے. ایجوکیشن انہوں نے اتنی زبردست بنا دی، اسکول کالجز ان کے انفراسٹرکچر اتنے بہترین کیے، اور آلموسٹ نیگلیجنس اس کی فی رکھ دی. تمام یونانیمس سلیبس بنا دیا، تمام لوگوں کے بچے جو ہے وہ ایک ہی طرح سے ان کی مائنڈ ورکنگ ہوئی، وہ آگے بڑھنا شروع ہوئے، اور ایجوکیشن کے اوپر بے شمار انہوں نے ورک کیا.
उसके बाद उन्होंने हेल्थ केयर के ऊपर इतना वर्क किया कि हॉस्पिटल्स इतने बेहतरीन बनाने शुरू कर दिए। आज भी मैं आपको बताऊं कि एवरेज एज सिंगापुरियन की जो है वो 85-84 ईयर है, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन का अपना जो उनका सिस्टम है हेल्थ केयर का वो इतना जबरदस्त डेवलप किया है कि वहां पे कोई इतनी ज्यादा किसी को डिजीजेस नहीं होती। तो ये दूसरा उनका पॉइंट था। तीसरी पॉइंट थी कि करप्शन के ऊपर टॉलरेंस उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। पहले गवर्नमेंट लेवल पे उसने ये डिसाइड किया कि जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट के अंदर काम करने वाले लोग हैं और गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, इनकी उसने सैलरी बड़ी जबरदस्त कर दी। सैलरी इतनी दे दी कि जितना, यानी आपको मैं बताऊं, इसी से आप एक्सपेक्ट कर लें कि उनका जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ये ली कुन यून का बेटा है और इसकी जो सैलरी है वो तकरीबन $1.5 मिलियन है। और इसी तरह उनकी कैबिनेट की किसी को जरूरत ही नहीं है कि वो करप्शन करे। और ये भी उसने कहा कि जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको बोनसेस भी देंगे। जिस तरह से कंपनी रन होती है इस तरह से इस मुल्क को रन किया गया। तो करप्शन का तो 0% वहां पे उन्होंने सिस्टम ही खत्म कर दिया। जो सिंगापुर गवर्नमेंट के साथ काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनको भी बेहतरीन तनख्वाहें देनी शुरू कर दी। गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स जो है उनको भी बेहतरीन तनख्वाहें देना शुरू कर दी। फोर्सेस के अंदर जो लोग जाते हैं उनको भी बेहतरीन। इसीलिए तो एवरेज सिंगापुरियन की इनकम जो है वो $60,000 पर ईयर पर कैपिटा इनकम है। तो वो बिल्कुल करप्शन पे तो इनटॉलरेंस। उसके बाद जब करप्शन, अगर इतनी सारी जो कुछ करने के बाद अगर कोई करप्शन करता भी था तो उसने इनिशियली तो तकरीबन 8-9 लोग ऐसे थे जिनको उसने फांसी पे लगा दिया, अपने मिनिस्टरों को। और फिर उसने ये भी कहा कि जो करप्शन करेगा उसके इतने हैवी फाइन उन्होंने बना दिए कि कोई करप्शन के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर उन्होंने क्या किया कि फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लोगों का एक माइंड वर्क करना शुरू किया। पूरी दुनिया जो है वहां पे जो आती है वो सिंगापुर के लॉ और गवर्नमेंट के नीचे काम कर रही होती है। सबको गवर्नमेंट और लॉ का पता होता है। सिंगापुरियन को खुद इतना इल्म है, अपनी गवर्नमेंट से उनको प्यार है, इश्क है, वो अपने लीडरशिप के साथ वो इस तरीके से चलते हैं, जो गवर्नमेंट कहते हैं बस वो सब उसके ऊपर फॉलो करते हैं, कोई इधर उधर नहीं होता। तो ली कुन यून ने ये कहा कि जनाब अब ये है कि हमारा तो मुल्क छोटा सा है, तो इस मुल्क के अंदर हमने ट्रैफिक सिस्टम को कैसे बनाना है। ट्रैफिक सिस्टम उन्होंने ऐसा बनाया, बसेस उन्होंने, आपको मैं बताऊं कि दुनिया का सबसे, यानी जहां पे गाड़ी खरीदना सबसे महंगी है, सबसे ज्यादा टैक्स इस्तेमाल होता है तो वो सिंगापुर में होता है। तो सिंगापुर के अंदर गाड़ी आप नहीं खरीद सकते, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतरीन और इतनी सस्ती कर दी कि हर आदमी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाता है। वहां पे आप घर अपना जाती नहीं बना सकते। क्यों? कि घर अगर आपके पास बहुत पैसे भी हैं, घर आपका वही होगा, एक घर से ऊपर आप घर नहीं रख सकते। यानी इस तरीके से उन्होंने पूरा एक नेशनल विजन, मैंने कहा ना कि जिस तरह कौमी मंशूर होता है, वो उन्होंने डेवलप किया। वो इस तरीके से वो आगे बढ़ रहे थे। अब एजुकेशन पे काम कर दिया, सिक्योरिटी के ऊपर काम कर दिया, क्लीनिनेस के ऊपर काम कर दिया। वहां पे आप च्युइंगम नहीं खा सकते। अगर च्युइंगम खाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर तो उसके ऊपर फाइन है। आप किसी को गैर जरूरी तंग नहीं कर सकते। आप टॉयलेट्स के हवाले से उन्होंने एक पूरी कैंपेन शुरू कर दी सिंगापुर के अंदर। आप अगर कोई भी ऐसा क्राइम जो हम नॉर्मली आप किसी को डिस्टर्ब करते हैं, उन्होंने फाइन इतने, यानी 1000 सिंगापुर डॉलर से लेके 5000 50,000 सिंगापुर डॉलर तक उन्होंने रखा। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका प्रॉब्लम था वो था ड्रग्स के हवाले से। जब ये मुल्क बना तो उस वक्त ओपीएम की वजह से सब ड्रग्स का, वहां पे इतना ज्यादा ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था कि वो एडिक्टेड हो गए थे ड्रग्स के। लेकिन आज सिंगापुर का कानून ये है कि दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रिक्ट कानून अगर किसी मुल्क में है ड्रग्स के हवाले से वो सिंगापुर में है। कैपिटल पनिशमेंट होती है अगर आपके पास ड्रग, आप टूरिस्ट हैं या आपके लोकल हैं, अगर आपके पास कोई ड्रग्स निकल आती है तो सिंगापुर के अंदर फिर आपको सिर्फ और सिर्फ सजाए मौत दी जाएगी। इसके अलावा कोई पेनल्टी नहीं है। तो उस ड्रग्स के हवाले से उन्होंने ये प्लान कर दिया। अब आप देखें कि ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता उसकी एक ऐसी नॉर्म्स बननी शुरू हो गई। एक तो एजुकेशन मजबूत हो गई, हेल्थ मजबूत हो गई, जो वर्क करने वाले हैं उनको सैलरीज अच्छी मिलनी शुरू हो गई, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की डेवलपमेंट के ऊपर लोगों ने काम करना शुरू कर दिया। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हुआ, बड़े से बड़ा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर उन्होंने एक वक्त ऐसा था कि पूरे मुल्क के अंदर एक नेशनल ड्राइव क्रिएट की गई कि हमने इस मुल्क के अंदर प्लांट्स लगाने। और आज आप सिंगापुर में जाएं तो सिटी ऑफ गार्डन भी कहते हैं उसको, फूलों का शहर भी कहते हैं, बागात भी। दुनिया के सबसे खूबसूरत और ग्रीनरी अगर किसी मुल्क में है तो सिंगापुर में। सबसे ज्यादा इंडोर गार्डन अगर किसी मुल्क में है तो वो सिंगापुर में है। ये सारा, यानी आज वहां पे जितने लोग हैं उतने ही वहां पे दरख्त हैं। ये एक उन्होंने एक नेशनल ड्राइव बनाई और एक एनवायरनमेंट, पूरा समुद्र अपना साफ कर दिया। तो ये सारी, फिर उसके अलावा क्या किया, पोर्ट के ऊपर वर्क कर दिया। अपनी उनकी जो पोर्ट थी उस पोर्ट के ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की। आज भी दुनिया की
जिस तरह दुबई फ्री पोर्ट है, दुबई के ऊपर भी मैं आपको एक केस स्टडी बना के दूंगा। लेकिन ये अगर आप देखें तो पोर्ट के ऊपर इतनी वर्किंग की कि पूरी दुनिया का आज भी बिजनेस जो टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनीज के हेड ऑफिस आपको सिंगापुर में मिलेंगे। इंटरनेशनल जो सबसे बेहतरीन उनका एयरपोर्ट जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो सिंगापुर का एयरपोर्ट इस्तेमाल होता है। सिंगापुर में आप सुबह जाए शाम को आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। सिंगापुर की खूबसूरती, अगर आप सिंगापुर का मतलब क्या है कि सिटी ऑफ लाइन, यानी ये बेसिकली संस्कृत का एक लफ्ज है, लेकिन आज आप उनकी जाए ना सिंगापुर में तो आपको उनकी लाइफस्टाइल से, उनके जो लोगों की वर्किंग से आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से ये मुल्क सिर्फ 25 साल के अंदर, 1965 में ये स्लम था, यानी स्लम का मतलब बुरी हालत थी। आज वहां पे आप अगर हाई राइजेस बिल्डिंग देखें तो वो सबसे ज्यादा है। हर चीज में ये मुल्क आगे बढ़ा। और इनकी एक जो कंपनी है, जो नेशनल कंपनी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑन करती है सारी चीजें। हमारे मुल्क में क्या है कि गवर्नमेंट की चीजें आपने सेल आउट करनी है, अब ये गवर्नमेंट ऑन करती है सारे वहां के नेशनल एसेट्स को। गवर्नमेंट उनकी अमीर है, वो फिर खर्च करती है अपने लोगों के ऊपर। उनकी एक जो कंपनी है, जो गवर्नमेंट की कंपनी है, जो इंटरनेशनली बिजनेसेस करती है, वो केमिकल्स के अंदर, मीडिया के अंदर, हर चीज के ऊपर वो इन्वेस्ट करती है। वो वहां से फिर पैसे बनाते हैं, पैसे फिर अपने लोगों के ऊपर खर्च करते हैं। इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए उन्होंने आसानी बना दी है। तमाम दुनिया के जो टॉप, जिस तरह न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर है, जो बिजनेसेस के हवाले से सबसे ज्यादा, जिसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, वन विंडो ऑपरेशन की बात मैंने की कि सुबह आप जाएं शाम को आपको कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। उनके नाम्स उन्होंने बड़े अच्छे बना दिए। उस मुल्क के अंदर जो उनके, एक दफा ये हुआ कि वहां की जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली कुआन यून, उनके अगेंस्ट एक पब्लिक रैली बना दी। वहां पे ये जो उनकी एयरलाइंस थी, पायलट्स ने स्ट्राइक की, तो ली कुआन यून ने उनके सामने तकरीर की। वो तकरीर इंटरनेट में पड़ी, आप जाके देखें, 54 मिनट की वो तकरीर है। और इतना जबरदस्त अंदाज से उसने कहा कि तुम लोग सारे वापस जाओ, आज के आज अगर वापस नहीं जाते तो मैं तुम सबको फारग कर दूंगा, पूरे जहाज ग्राउंड कर दूंगा और तुमसे ज्यादा हैवी सैलरीज पर बाहर से पायलट लेके आऊंगा और फिर 5 से 10 दिन के अंदर अपनी एयरलाइन को दोबारा खड़ा कर लूंगा, लेकिन मुझे इस तरह से ब्लैकमेल ना करो। हमारे यहाँ तो क्या होता है, जैसे ही कोई ऐसा काम आता है तो हम सब लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर कोई हुकूमत को कोई काम ही नहीं करे। मैं इसको आपको लिंक जोड़ूंगा सिंगापुर की लीडरशिप ली कुआन यून की और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान एक लिंक में कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा। उस पर आपने अपनी राय का इजहार भी करना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि 1965 में ये मुल्क $300 पर कैपिटा पे था और आज 66,000 पे है। एक ऐसा मुल्क जो 550 किलोमीटर रकबे पे मौजूद था और 750 के करीब आज ये मुल्क है, 750 किलोमीटर के रकबे पे मौजूद है, वो मुल्क इतना ऊपर चला। एक ऐसा मुल्क जिसमें नेशनल रिसोर्सेज कोई भी नहीं थे, जो मुल्क पानी भी इंपोर्ट करता है, वो आज इतनी बड़ी इनकम किस तरह क्रिएट कर रहा है। एक ऐसा मुल्क जिसको एशियन टाइगर कहते हैं, 4 एशियन जाइंट्स में सबसे पहले नंबर पे ये मुल्क है। ये इतनी सारी कामयाबी इस मुल्क को कैसे मिली वो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने क्या किया? इमरान खान साहब ने कहा कि हम यूनानिमस सिलेबस क्रिएट करते हैं। यूनानिमस सिलेबस क्रिएट करने की कोशिश की गई। मैं आपको कह रहा हूं कि लीडरशिप करती क्या? लीडरशिप सिर्फ एक विजन सेट करती है। इमरान खान ने कहा कि हमें इस मुल्क के अंदर एहतसाब करना है, हमें चोरों को बंद करना है, लेकिन हमारे मुल्क में चोरों को बंद नहीं करने दिया गया। खान साहब को कहा कि भाई आप ये चोरों वाला जो नैरेटिव है इसको बंद कर दें। इमरान खान ने कहा कि हम बिलियन ट्री लगाते हैं। आप देख लें सिंगापुर की ग्रीनरी और उसके इन्वायरमेंट को दुनिया के अंदर सब लोग हाई रेटेड वो करते हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान के अंदर डेट को खत्म करने की कोशिश की, जिस तरह से ली कुआन यून ने करने की कोशिश की। आपकी फोर्सेस को मजबूत करने की बात की, जिस तरह प्रेसिडेंट ली कुआन यून ने करने की कोशिश की। इमरान खान का जो विजन था वो ये था कि मैं लोगों के ऊपर खर्च करूं, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ली कुआन यू का था। ये सारी चीजें कनेक्ट कर रही थी। हम इमरान खान को उस डगर पे लेके जा रहे थे, या इमरान खान जाना चाह रहे थे जहां पे पाकिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान को बेहतर मुल्क बनाना चाह रहे थे। खान साहब की कोशिश ये थी कि हम इसको चाइना की तरह, तुर्की की तरह और सिंगापुर की तरह बनाए। और खान साहब ने इनके सारे केस स्टडी की हुई है। सिंगापुर की स्टडी की हुई है, चाइना की स्टडी की हुई है, तुर्की की स्टडी की हुई है कि किस तरीके से वो लोग ऊपर बढ़े। और हमने वो सारा प्रोसेस जो है वो खान साहब का नीचे कर दिया। अब आपको और मुझे ये करना है कि अगर हमने इस मुल्क को सिंगापुर की तरह एक मजबूत मुल्क बनाना है, एक
ایک ایسا ملک بنانا ہے، ایک ایسے لیڈر جس طرح لی کون یون جیسا ایک ایسا لیڈر وہاں پہ کریٹ ہوا جس نے ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اور اس آدمی نے جب اس کی فوتگی ہوئی تو آپ جائیں تو سنگاپور کے اندر ایک بھی اس کا مجسمہ نظر نہیں آئے گا. اس نے اپنے ذاتی انٹرسٹ کے لیے کچھ نہیں کیا، لوگوں کو اپنے پیچھے اتنا بڑا لیڈر تھا کہ وہ لوگ اس کو مطلب پوچھتے، لیکن اس نے وہاں پہ سیلف جسے پروجیکشن کوئی بھی نہیں کی، بلکہ جب وہ ابھی اس کے فوتگی ہوئی تو اس کے بیٹا جو موجودہ پرائم منسٹر انہوں نے کہا کہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم نے ایز اے کنٹری آگے بڑھنا ہے، کسی کی انڈیویجول ہیروئزم کا شکار نہیں ہونا، تاکہ ہم اس ملک کو آگے سے آگے بہترین سے بہترین بناتے چلے جائیں. اور ایشیا کے اندر اس ٹائم پہ ایشیا کے دنیا کے اندر وہ ون آف دا بیسٹ ریچسٹ کنٹری ہے، جس کی لائف سٹائل اور یہ ساری چیزیں، یہ سب کچھ ہمارے ملک میں بھی ہو سکتا ہے. ہم بھی یونانیمس ایجوکیشن سسٹم بنا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے ملک کو صفائی کی ڈرائیو کے اوپر لگا سکتے ہیں، ہم بھی اپنے ملک میں پلانٹیشن کر سکتے ہیں. ہمارا ملک تو ریچ ہے کنٹری کے اندر، ہمارے پاس ریسورسز ہیں، ہمارے پاس تو پورٹ کی اگر بات کی جائے تو گوادر پورٹ ہے، کراچی پورٹ ہے. ہمارے پاس کیا نہیں ہے جو اس ملک کو ہم آگے نہیں لے کے جا سکتے؟ صرف اور صرف لیڈرشپ کی بات ہے. اور لیڈرشپ اس وقت موجودہ جو ہماری قیادت ہے اس میں سب سے بہترین لیڈرشپ اگر کوئی ہے تو وہ عمران خان ہے. اگر آپ اس کو مضبوط کریں گے تو یہ آپ کا ملک بھی سنگاپور کی طرح ایک بہترین ملک بن سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.